उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा के प्रयासों से भारत सरकार से मिली 15,000 आवासों की स्वीकृति। 6 दिसंबर तक आवास प्लस पोर्टल में अपलोड करने की अनुमति मिली। रायपुर एम्स में की गई रैगिंग, जूनियर्स को कमरे में बंद किया, बेहोश हुई स्टूडेंट्स। रायपुर में उभरी ट्रैफिक की समस्या। रायपुर कलेक्टर ने लिया बड़ा एक्शन। सड़क किनारे खड़ी वाहनों और अतिक्रमण पर कार्रवाई की जा रही है। नमस्कार, खबर छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शीतल शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। अस्तित्व और विकास पर संगोष्ठी एवं कार्यशाला का आयोजन किया गया। संगोष्ठी में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, मंत्री केदार कश्यप सहित विभाग के अधिकारी और जनजाति समाज के लोग शामिल हुए। इस दौरान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए छत्तीसगढ़ ही नहीं पूरे देश में जनजातियों के विकास के लिए किए जा रहे कार्य और योजना सभी से साझा की। उन्होंने भगवान बिरसा मुंडा जयंती के उपलक्ष्य में जसपुर में पदयात्रा और राजधानी में आयोजित जनजाति गौरव दिवस से प्रदेश के लोगों में आदिवासियों के लिए आई जागरूकता की चर्चा की। इसके साथ ही आदिवासियों के गौरवशाली और समृद्ध इतिहास से भी सभी को अवगत कराया है। वहीं वन मंत्री केदार कश्यप ने आदिवासियों के विकास की ओर किए जा रहे कार्यों के लिए केंद्र और राज्य सरकार की सराहना की है। आज उच्च शिक्षा विभाग द्वारा यहाँ पर जनजातीय गौरव, अस्मिता, अस्तित्व और विकास पर एक दिवसीय संगोष्ठी का आयोजन था, जिसमें हम सब लोग शामिल हुए। हमारे मंत्री श्री केदार कश्यप उपस्थित हुए। सामाजिक कार्यकर्ता 40 दिनों तक वही विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने आज छत्तीसगढ़ विधानसभा के सभागार में आयोजित समारोह में नवनिर्वाचित विधायक सुनील सोनी को विधायक पद की शपथ दिलाई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सहित मंत्रीगणों और विधायकों ने सोनी को उनकी नई जिम्मेदारियों के लिए शुभकामनाएं दी। विधायक सुनील सोनी ने शपथ ग्रहण के बाद विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सहित उपस्थित सभी अतिथियों का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि मैं अपने क्षेत्र की जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने का हर संभव प्रयास करूंगा और उनकी सेवा में समर्पित रहूंगा। इस अवसर पर संसदीय कार्य मंत्री केदार कश्यप, स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल, राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा, सांसद बृजमोहन अग्रवाल, विधायक राजेश गुणत, किरण सिंह देव, मोतीलाल साहू, अनुज शर्मा, गुरु खुशवंत साहेब एवं जनप्रतिनिधिगण भी उपस्थित थे। वहीं छत्तीसगढ़ सरकार ने आत्मसमर्पित नक्सलियों और नक्सल पीड़ित परिवारों के पुनर्वास के लिए एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा के विशेष प्रयासों से केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के अंतर्गत 15,000 आवासों की स्वीकृति प्रदान की है। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा समय पर अपने दौरे के दौरान आत्मसमर्पित नक्सलियों और नक्सल पीड़ित परिवारों से मिलते रहते हैं और उनकी समस्याओं को महसूस करते हैं। पीड़ित परिवारों को आवास मिल जाने से नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में रहने वाले परिवारों को एक सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन प्रदान करने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। अगली खबर का रुख करेंगे। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज ने बीजेपी पर तीखा हमला किया है। उन्होंने वन मंत्री केदार कश्यप को निशाने पर लेते हुए कहा कि जो खुद अपने विभाग का ठीक से संचालन नहीं कर पा रहे हैं, वे अब आदिवासी विरोधी गतिविधियों में लिप्त हैं। बैज ने आरोप लगाया कि केदार कश्यप ने अपने कार्यकाल में आदिवासियों के हितों की अनदेखी की है और वन अधिकारियों के मामले में कोई ठोस कार्रवाई नहीं की है। बैज ने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा कि पार्टी सिर्फ सत्ता के लिए काम कर रही है और जनता की समस्याओं से कोई सरोकार नहीं है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार प्रदेश में विकास और शांति के लिए प्रतिबद्ध है। कार्यकर्ताओं ने पूरा आश्वस्त किया है। देखिए, कुछ नहीं है, सरकार अपना काम कर नहीं रही है। कभी घुसपैठिए तो कभी तो और किस पे बात करते। आप कानून व्यवस्था पे बात करिए ना। आप कानून व्यवस्था बात क्यों नहीं कर रहे हैं? आप प्रदेश के गृह मंत्री हैं, लगातार हत्या हो रही है, लूट हो रही है, बलात्कार हो रही है, उस पर आप क्या रोकने के लिए क्या कदम उठाए? आप उस पर आप बात करिए। मतलब ये विवाद जबरन का आप सिर्फ मुद्दों को भटकाने का काम करना, ये आपकी निकम्मीपन को दर्शाती है।
स्पष्ट कर ले कि वो आदिवासी मुख्यमंत्री या जनजाति मुख्यमंत्री है। पहले ये तो स्पष्ट कर ले, आदिवासी मुख्यमंत्री या जनजाति मुख्यमंत्री है, पहले स्पष्ट कर ले। मैं तो आदिवासी प्रदेश, मैं तो प्रदेश अध्यक्ष हूं, मैं आदिवासी हूं, सीने तान के बोल रहा हूं मैं। लेकिन मुख्यमंत्री ये तो बोल ले, केदार कश्यप ये तो बोल ले आदिवासी है या जनजाति है, पहले स्पष्ट कर ले। वो मेरा सवाल है उनसे, और स्पष्ट हो सके आप पूछ भी लेना ना। मेरा सवाल है उनसे, वो आदिवासी मुख्यमंत्री है, आदिवासी मंत्री है, जनजाति मंत्री है, जनजाति मुख्यमंत्री है, पहले स्पष्ट कर ले। वो जो मुख्यमंत्री आदिवासी दिवस के दिन 9 अगस्त को पूरा दुनिया और विश्व आदिवासी दिवस मनाती है, लेकिन ये आदिवासी विश्व दिवस के दिन ये बहिष्कार करते हैं, इस कार्यक्रम में नहीं जाते हैं, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है। और ये आदिवासियों की बात करते हैं। मैं समझता हूं अगर इतनी आदिवासियों को शुभचिंतक है ना, पहले हसदेव जंगल को बचा तो ले। मैं दोनों से बोल रहा हूं ना, गृह मुख्यमंत्री से, जनजाति मुख्यमंत्री से, और जनजाति फॉरेस्ट मिनिस्टर से, दोनों से बोल रहा हूं ना। पहले हसदेव जंगल बचा तो ले, आदिवासी उजड़ रहे हैं वहां, कोई दूसरा वर्ग नहीं उजड़ रहे, पहले उसको बचा ले, फिर दीपक बैस से बात करनी। 1 लाख नौकरी देने का वादा किया था, 8,000 मैं समझता हूं 1 लाख से ज्यादा है क्या भैया? तो ओपी चौधरी पूछना चाहिए आपको। चाहिए सत्ता में आने के लिए 1 लाख लोगों को नौकरी देने का वादा, और अरे तो विधानसभा में भी घोषणा किए थे शायद ना शुक्ला जी, कितना शिक्षक भर्ती का 35,000, उसका क्या हुआ जरा से एक बार पूछ लीजिए आप। विधानसभा जैसे पवित्र सदन में सरकार घोषणा करती कि हम 35,000 शिक्षकों का हम भर्ती करेंगे, उसका क्या हुआ? टोपी चौधरी जवाब देना चाहिए। और जो घोषणा किए अभी पूर्व मंत्री हो गए, उसको जवाब देना चाहिए, मुख्यमंत्री जवाब देना, उसका क्या हुआ? छत्तीसगढ़ के युवाओं के साथ धोखा इस सरकार ने किया है। और अभी तो मनपसंद विभाग में ज्यादा नियुक्ति का चल रहा है, मुझे ऐसा लगा शायद कहीं तो विज्ञापन आया है अभी, तो मनपसंद विभाग में ज्यादा भर्तियों की प्रावधान है। तो मतलब इस पर तो पीसीसी चीफ दीपक बैज इन दिनों प्रदेश के दौरे पर हैं, जहां अंबिकापुर से लेकर सरगुजा और सरगुजा के बाद बिलासपुर पहुंचे, जहां उन्होंने मीडिया से रूबरू होकर मीडिया के सवालों का जवाब दिया, जहां मुख्यमंत्री पर तंज कसते हुए कहा कि यह तो वही बात हो गई कि 100 चूहे खाकर दिल्ली हज को चले गए। वहीं छत्तीसगढ़ में मेकाहारा के बाद अब रायपुर एम्स में रैगिंग को चौंकाने वाला मामला सामने आया है। एमबीबीएस 2023 बैच के स्टूडेंट्स के ग्रुप के साथ सीनियर्स ने रैगिंग की है। आरोप है कि सीनियर स्टूडेंट्स ने जूनियर्स को पहले एक कमरे में बंद कर दिया, फिर ठंड में बाहर घुमाया। रैगिंग के दौरान कुछ छात्राएं बेहोश भी हो गईं। मिली जानकारी के मुताबिक रैगिंग एम्स में एमबीबीएस 2023 बैच के स्टूडेंट के साथ सीनियर बैच के स्टूडेंट्स ने की है। आरोप है कि सीनियर स्टूडेंट्स ने जूनियर्स के ग्रुप में बुलाया, फिर एक छोटे से कमरे में बंद कर दिया। कमरे में कई छात्रों को सांस लेने में दिक्कत हुई। इतना ही नहीं, ठंड में छात्राओं को रात करीब 2 बच्चे टी शर्ट में बास्केटबॉल ग्राउंड में जाने पर मजबूर किया गया। इस दौरान कई छात्राएं बेहोश भी हो गईं। सबसे चौंकाने वाली बात तो यह है कि गार्ड ने इस बात की शिकायत की थी, लेकिन कोई मदद नहीं मिली। जब छात्रों ने शिकायत की, फिर इस मामले का खुलासा हुआ है। नमस्कार, मेरा नाम मीरा कौरा पटेल है। मैं एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट और ऑनररी लीगल हेड फॉर सोसाइटी अगेंस्ट वायलेंस इन एजुकेशन हूँ। हमें एम्स रायपुर के किसी स्टूडेंट से एक एनोनिमस ईमेल मिली थी, जिस ईमेल के हिसाब से उनके साथ में रैगिंग हुई है। और रैगिंग की घटना में उन्होंने बोला कि सीनियर स्टूडेंट्स ने उनको एक जगह असेंबल कराया और वहाँ ऐसी कंडीशंस थी कि रूम बंद कर दिया गया। उसके अंदर बच्चों का सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। कुछ लड़कियां वहाँ पे फेंट भी हुई, अनकॉन्शियस गिरी। और उसके बाद में बच्चों को बाहर बास्केटबॉल ग्राउंड में भी बुलाया गया। बहुत ठंड में उनको सिंपल टी शर्ट्स के अंदर खड़ा करा गया। उनके साथ कुछ रैगिंग के इंसिडेंट्स हुए हैं, जिसके हिसाब से ये पाया जाता है कि भारतीय न्याय संहिता के भी कुछ सेक्शंस अट्रैक्ट होंगे, जैसे कि आउटरीचिंग मॉडेस्टी ऑफ अ वुमेन। ये बोला गया है कि इन लड़कियों के सामने भी कुछ अब्यूजेस करी गई। सीनियर्स ने जूनियर्स को अब्यूज करा लड़कियों के सामने, तो वो इन अ वे लड़कियों का मॉडेस्टी आउटरीच करता है। तो उसके लिए बीएनएस की धारा 79 के तहत केस दर्ज किया जा सकता है। दूसरा,
उन बच्चों को जो कमरे के अंदर रोक के रखा गया, उनको वहां से बाहर नहीं निकलने दिया गया, उसको रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट और रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट में लाया जा सकता है। 126 और 127 जो है हमारी नए कानून अधिनियम जो भारतीय न्याय संहिता है उसके हिसाब से ये ऑफेंस भी उनके अगेंस्ट बनता है। इसके अलावा क्योंकि बच्चों को ऐसी जगह खड़ा करा गया जहाँ ना हवा थी, ना पहले रूम के अंदर ना पंखे थे, उनको सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, तो ये एक्ट एंडेंजरिंग सेफ्टी भी है, किसी की हेल्थ खराब हो सकती है, तो उसमें 125 जो है अधिनियम वो लागू होता है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ स्टेट में रैगिंग अपने आप में कॉग्निजेबल ऑफेंस है, तो जब वो एक कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो उसके अंदर एफआईआर दर्ज करी जानी चाहिए। ये जो मैंने बताया ये भारतीय न्याय संहिता के कुछ प्रोविजंस हैं जो इसमें लागू होते हैं, लेकिन इसके अलावा भी ये हो या ना हो, अगर एक बच्चा रैगिंग की कंप्लेन कर रहा है, रैगिंग अपने आप में एक कॉग्निजेबल ऑफेंस है छत्तीसगढ़ में, तो इसलिए एम्स रायपुर को चाहिए कि 24 घंटे के अंदर अंदर उनको एफआईआर दर्ज करनी चाहिए थी, जैसा कि यूजीसी रेगुलेशंस में मैंडेट करा गया है कि विद इन 24 आवर्स college authorities have to find out if a prima facie cognizable offence is made out, they have to register FIR। तो अभी तक जहां तक कि हमें जानकारी है एम्स रायपुर ने ऐसा नहीं किया है, तो एम्स रायपुर का ऐसा ना करने से उनके खिलाफ भी कंप्लेन करी जा सकती है, जिसके अंदर उनकी ड्यूटी है इन्फॉर्म करना यूजीसी अधिनियम के हिसाब से। अगर वो नहीं करते तो एम्स रायपुर के खिलाफ उनके जो डीन डायरेक्टर हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन है उनके खिलाफ कंप्लेंट दर्ज की जा सकती है 211 और 239 जो अधिनियम है उसके तहत। तो ये देखते हुए लग रहा है कि कॉलेज बहुत सीरियसली इस इंसिडेंट को नहीं ले रहा है और ये मुद्दा काफ़ी सीरियस है। अगर स्टेज पे नहीं रोका गया तो ये भी चांसेस हैं कि इसमें और ज़्यादा बच्चों की रैगिंग होगी। और क्योंकि जिस बच्चे ने हमें कंप्लेंट करी थी, हमारा एक वॉलंटियर ने, हमारी संस्था के जो वॉलंटियर हैं उन्होंने वो कंप्लेंट कॉलेज को फॉरवर्ड करी। उसके बाद हमारी संस्था के जो वॉलंटियर हैं उनका आईपी एड्रेस कोई ट्रेस कर रहा है, तो ऐसा लगता है कि मतलब ये देखने की कोशिश की जा रही है कि इसमें विक्टिम कौन है उसको हम थोड़ा सप्रेस करें। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि इस मुद्दे को सीरियसली लिया जाए। ये अगर विक्टिम डायरेक्ट कंप्लेन करता तो शायद उसके लिए और मुश्किल होती, हालांकि उसने एंटी रैगिंग हेल्पलाइन में भी कंप्लेन किया है। हमें नहीं पता अभी एंटी रैगिंग हेल्पलाइन इस पे क्या एक्शन ले रही है या कॉलेज अथॉरिटीज क्या एक्शन ले रहे हैं। तो इस मुद्दे को थोड़ा सीरियसली अगर कॉलेज अथॉरिटीज नहीं लेंगे तो फिर नेक्स्ट स्टेप्स यही होने चाहिए विक्टिम के कि वो एक एफआईआर अपने लेवल पर दर्ज कराएं और उसमें कॉलेज अथॉरिटीज के अगेंस्ट भी दर्ज कराएं। इधर धमतरी पुलिस यातायात स्टाफ द्वारा स्कूली छात्र छात्राओं को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से यातायात पाठशाला का आयोजन किया गया, जिसमें छात्र छात्राओं व शिक्षकों को यातायात को परिभाषित कर मैनुअल एवं विद्युत ट्रैफिक सिग्नल के बारे में जानकारी देकर ट्रैफिक सिग्नल के बारे में बताया गया। उक्त कार्यक्रम में प्राचार्य दीप्ति ध्रुव, शिक्षक माखन साहू, प्रीति साहू, जेसी रॉबिन, रजनीगंधा जगपात, दुर्गा सिन्हा, ईश्वरी मत्स्यपाल, मोनिका सोनकर, नेमीचंद सोनवानी, राकेश वर्मा, कौशल साहू सहित छात्र छात्राएं भी उपस्थित रहे। रायपुर में पिछले कुछ वर्षों में बढ़ती जनसंख्या और यातायात में भारी वृद्धि के कारण प्रमुख स्थानों जैसे कबीर नगर, हीरापुर और बंगाली चौक पर ट्रैफिक जाम और सड़क हादसे आम समस्या बन चुके हैं। इन स्थानों पर वाहनों की आवाजाही अत्यधिक होती है, जिससे जाम की स्थिति उत्पन्न होती है और दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ जाता है। रायपुर कलेक्टर ने इसी के चलते बड़ा एक्शन लिया है, जिसमें सड़क किनारे खड़ी वाहनों पर कार्रवाई की जा रही है। जिला कलेक्टर का कहना है कि यातायात सुगम बनाने के लिए लगातार कार्रवाइयां की जाएंगी। तो ही मोहधापारा पुलिस ने बलात्कार के आरोपी को बिलासपुर से गिरफ्तार किया है। पीड़िता ने थाने में लिखित रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसका अपने पति से संबंध टूटने के बाद वह अलग कर रही थी। विवेचना के दौरान प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन पर थाना प्रभारी मोहधापारा निरीक्षक यामन कुमार देवांगन के नेतृत्व में प्रकरण के फरार आरोपी को बिलासपुर से गिरफ्तार किया गया। मामले में आरोपी से घटना के संबंध में पूछताछ करने के बाद गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश कर न्यायिक रिमांड कर भेजा गया है।
खबर छत्तीसगढ़ में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज।